वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी थी, नए नक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते हुए नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड़ प्यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही था। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं, जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर कैप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल यह सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजरने लगा और मैं 16 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। 16 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखे हैं तुमने अपने? नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो आप चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिला करेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने मम्मी की विनती की कि बस यह आखिरी बार खेलने दे, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस यह था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी, या बराबर वाले आहिल की छत पर जाकर उसकी माँ से शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था, तो आहिल मुझे मुस्कुरा कर देख कर कहता, कोई बात नहीं सौम्या, अब तुम बड़ी भी तो हो गई हो, अब घर पर रहा करो। आहिल तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या हद पार करने की कोशिश नहीं की थी, और उसकी वजह शायद आहिल था, जो कि हर जगह मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा विदेश होते थे, 6 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने 14 क्लासे पढ़ी, मेरी माँ की सहेली ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं 20 साल की थी जब भोपाल से मेरी माँ की सहेली ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूतें हैं, मैं तुम्हें अपने से पास विहा कर जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय का बनाना नहीं आता। वह मेरी बचपन की सहेली है, बिल्कुल बहनों जैसा आपस में प्यार है। वह तेरे सारे ऐप छुपा लेगी, और ये मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। खैर, मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेलकूद में ही अटका रहता था। शादी से 4 दिन पहले तक मैं बाहर निकलने की तरकीब करती रही थी, और छुप छुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती खींच खींच कर घर में बंद करती कि शादी होने में 4 दिन बचे हैं और इस लड़की को चैन नहीं है। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले ही इधर उधर भागती फिरे तो उसके ऊपर रंग रूप नहीं चढ़ता। और यह 4 दिन मैंने बड़े ही मुश्किल में अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंगे उड़ती और कटती देखकर मैं सीधी दौड़ छत की तरफ लगाती थी, ताकि वह कटने वाली पतंग में पकड़ लो। खैर, मेरी बारात भोपाल से आई थी। दिन के समय मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफर भी शुरू हो गया। दुल्हन बनी घूंघट में मैं ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा पति अमित मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी सास भोपाल में ही रहती थी, इसलिए वहां पर मेरा आना जाना ना होने के बराबर था। 4-5 साल बाद मम्मी की यह सहेली हमारे घर मिलने आती थे। हफ्ता 10 दिन रहकर वापस चली जाती थी, इसलिए मुझे ना तो अपने सास के घर के माहौल के बारे में कुछ पता था, ना ही अपने पति अमित के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से अमित मुझे देख रहा था और जो उलझन मुझे उसकी नज़रों से महसूस हो रही थी, कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन में खेलती चली आ रही थी। वह मेरे सामने वाली बर्थ पर ही बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी, और फिर वह भी इस भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक सलवार सूट भी नहीं ढंग से नहीं पहना था। हमेशा जीन्स शर्ट पहनती रहती या फिर लोअर और टी शर्ट में घूमती रहती थी। इस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं 16 से 17 घंटे का यह सफ़र अपने इस भारी लहंगे के साथ किया था। रात को सोने से पहले मैं जेबरात जरूर उतार दिए थे। भोपाल पहुंचने के बाद मेरी सास ने अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा से मेरा मेकअप ठीक करवाया था। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी,
क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतजार भी मैं नहीं किया था। तकिए पर सर रखकर मैं सो गई थी। न जाने रात के किस समय मेरी आँख खुली थी। मैंने देखा अमित सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। यह देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई थी। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी जब से मैं आई थी। बस नाश्ता करा के ही सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आते ही लेट कर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ जुगाड़ लगा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखे, न जाने नीचे क्या था कि मेरा पाँव से टकरा हो गया और मैं गिरते गिरते बची थी। लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई थी और मैं जल्दी ही संभल भी गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर अमित की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जागते देखकर वह मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक उसका बचपन में मेरे घर आना जाना था, लेकिन अब अमित मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम थी कि जगने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो सारे घोड़े बेचकर ऐसी सोई थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफ़र की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। कहने लगा, हाँ मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। उसने गहरा सांस लेते हुए मुझे कनखियों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन भी था क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे अमित से ये कहूँ कि मुझे भूख लग रही है, कि तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक हमारी माँ का आपस में आना जाना था और मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर यह सोचने लगा, पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी ऐतराज़ नहीं है, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। यह कहकर उसने साइड टेबल की दराज से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर तक वह मेरी तारीफें करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ में खेला करती थी वह मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझे ऐसी बातें नहीं करते थे। इसलिए अमित के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। उसका मेरे चेहरे को छूना, मदहोश शब्दों में बात करना, सब कुछ दिलफरेब सा लग रहा था कि अचानक से वह मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े से क्यों हैं? लड़कियों के हाथों जैसे खूबसूरत क्यों नहीं है? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया था। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, न ही अपने हाथों की केयर करने की मुझे कोई परवाह थी, इसलिए मेरे हाथ बड़ा रुखेफ के और हर वक्त लड़कों वाले खेल खेल मोटे मोटे से हो गए थे। वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा, जाओ इसे पहन कर आओ। मैं खुद भी इन भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए शुक्र किया। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उन कपड़ों को देखा तो नेट की बहुत ही बारीक सी नाइटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वह पहन ली थी। उसे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही अमित हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। यह कहकर वह मुझे अपने आप से लगाए बेड पर ले आया। मुझे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नज़रों से मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से का सफ़र कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाकर उसके हाथ रुक गए थे। फिर अचानक ही वो मुझसे एकदम पीछे हटा था। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। वह फौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वह बाहर लॉन्च के सोफे पर सो रहा था।
मुझे हैरत हुई थी कि वह कमरे की बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास आई वह मुझे देखकर मुंह फेरने लगा। और फिर तो जैसे ये सिलसिला ही शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती वो मुझसे उतना दूर भागता था, वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी कुछ मीठी बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन वह पता नहीं क्यों मुझसे कतराने लगा था। काफी दिन गुजर गए थे लेकिन उसका व्यवहार मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, अमित आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? तो वो कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वह कहने लगा, तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो, तुम्हारी चाल ढाल और शरीर की बनावट तक मर्दों जैसी है। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं ट्राउजर और टी शर्ट पहनती थी, इसीलिए वह ऐसा कह रहा होगा। क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए मैंने अब तक अपने दहेज की फैंसी साड़ियां तक नहीं निकाली थी। अब मैंने अपने दहेज की वह सारी साड़ियां निकाल ली और उन्हें पहनना शुरू कर दी, और अपनी सास के साथ मिलकर अमित की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 2 महीना में ही खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद अमित का व्यवहार मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को देर से घर आता और सोफे पर लेट कर सो जाता। मैं उसकी संगत के लिए तड़पा करती थी, उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है। मेरी शादी हुई थी और वो मेरा पति था। पत्नी होने के नाते मैं पति के साथ आलिंगन चाहती थी। पहले मैं जो हर चीज से लापरवाह रहती थी, अब अमित की पसंद में ढलकर अपनी पर्सनालिटी तक खो बैठी थी। मैंने खुद को अमित की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह ऐसा ही था, मुझे अब भी बात नहीं करता था। एक रात में सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाजें आने लगी और शोर से मेरी आंख खुली थी। मेरी सास और अमित में बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे से बहस करने की आवाज आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन जो बात अमित और मेरी सास के बीच हो रही थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अमित अपनी मां से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, और यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलते हुए महसूस हुई थी। मेरी सास कहने लगी, खबरदार जो तुमने यह शब्द भी अपने जबान से निकाला। वह कहने लगा कि मैं सौम्या के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों, ऐसा कौन सा ऐब है मेरी बच्ची में? तुम्हारी खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया। अपने पहनने ओढ़ने चलने फिरने उठने बैठने तक का तरीका बदल लिया है, और एक तुम हो कि तुम उसे पर सौतन लाकर बिठाना चाहते हो। वह कहने लगा, मां, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या, उसके साथ तो कोई भी मर्द जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। सौम्या कहे तो मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूं, और चाहे तो मेरे नाम के साथ भी जिंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझसे नजरें चुराता हुआ वह कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो अमित कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वो कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वह तो मैं खुद को रोज देखती हूँ, मुझे नहीं पता। इंसान को हमेशा अपना आप अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में? कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। पैडेड कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाट मर्दों के जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ और मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारी संगत में घुटन का एहसास होता है मुझे। तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता, और ना ही मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मेरा जी मतलाने लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती थी? जिन शब्दों में अमित ने मेरी की थी, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मायके नहीं गई हो।
तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा मम्मी जी अगर मैं यहाँ से चली गई तो अमित तो दूसरी शादी कर लेंगे। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम समय पर करके दे रही हो इसलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपनी माँ के घर चली गई। मैं पूरे 6 महीने बाद भोपाल से दिल्ली आई थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझी कि मैं उनसे दूर रहने की वजह से उदास हूँ इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन मैं आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का आहिल भी था। मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वह भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी लेकिन दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। मुझे अमित की फिक्र सताई जा रही थी। सब मुझसे बातों में बिजी थे, बस एक आहिल था जो चुप था और एक टक मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा तुम्हें क्या हुआ है सौम्या, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। यह कहते हुए मेरे शब्द ना चाहते हुए भी नम हो गए थे। वह मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा हाँ नजर आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजारा है हमने, साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी हैं। इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस साहिल जो एक बार इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा तमीज से बात करो, तुम्हारे जीजा जी हैं। वो कहने लगा तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो वजह बनेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा आहिल वह बहुत अच्छा है, अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती आहिल की बहन साथ बचपन से ही बहुत थी। वह शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उससे इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वह मेरी मदद कर दे। अगले दिन मैं आहिल के घर चली गई। आहिल उस समय अपनी पापा के साथ उनकी दुकानों पर जाया करता था। उनकी अपने कपड़े की कई दुकानें मार्केट में थी और वह अपने पापा के साथ मिलकर उन दुकानों को संभालता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के समय घर गई थी क्योंकि अगर आहिल घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडराता रहता। मुझे देखकर आहिल की बहन बहुत खुश हुई थी। मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि अमित बहुत अच्छा इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उसे झिझकते हुए वो सवाल ही पूछ लिया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। वह मुझसे कहने लगी कि वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस बात का इलाज करती है। मैं यह सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी बिना किसी से कुछ कहे मेरी प्रॉब्लम का हल हो जाए, इसलिए मैं अगले दिन ही आहिल की बहन के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फोन ले लिया और खुद अपनी सास से बात करने लगी। उनसे अमित के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी मैं रोज उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगी। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वह मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सास से बात करने के बाद जैसे मेरी भूख खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद अमित को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वह मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो अभी वैसा ही था। मैंने कुछ ही निवाले खाए और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सीने में दर्द की टीस उठने लगी थी। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरी प्रॉब्लम का हल यही हो, यह सोचकर मैं वह दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे। मुझे घबराहट होने लगती, लेकिन अमित की खातिर मैं यह सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर अमित की कॉल आ रही थी। जब से मैं दिल्ली आई थी अमित की कॉल आज पहली बार आई थी। मैंने फौरन से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वह मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने फ़ोन किया होगा। लेकिन वो कहने लगा तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि उसे सारे जहाँ की खूबियाँ बस तुम्हारे अंदर नजर आती हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज कराओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ वरना तलाक भेज दूंगा, चाहे मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं यह सुनकर रोने लगी थी। बार बार अमित अमित कह रही थी कि मेरे साथ यह मत करो,
जैसे ही फोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे आहिल खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहने लगा तुम्हारे पति का फोन था। मैंने कहा हाँ। कहने लगा क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो। वो इस वक्त काफी सीरियसली मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा तुमसे मतलब, तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में दंदनाते चले आते हो। तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह मेरी बिना अनुमति के आने वाले। जाओ निकलो बाहर यहाँ से। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी खरी खरी बातें सुना दी थी। मेरा यूं गुस्सा देखकर मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा यह हम पति पत्नी के आपस का मामला है। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे अमित की बात याद आने लगी। मैंने 2 टैबलेट निकाली और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी मेरी समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच सके, लेकिन वह दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि उल्टियां शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने बहनें अपने घर की थी, इसलिए मेरी माँ ने आहिल को ही बुलाया था और उसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। 3 दिन तक मैं जो खाती थी मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी यह दवा बहुत तेज है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपके गुर्दे भी फेल कर सकती है। इसी दवाई और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। वह मुझे उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी यह सब भगवान के हाथ में होता है कि वह इंसान को कैसा शरीर देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को यह प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मर्द चरित्र के कमज़ोर होते हैं, जिन्हें औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता, वह उनसे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ फिजिकल होता, तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती, तो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद भरने लगता। और वैसे भी आप इतनी भी बुरी नहीं लगती। यकीनन आपका पति दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। यह बातें सुनकर माथे पर बल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही आहिल ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है यह समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं रोने लगी। मैंने कहा माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, मैं अपने आप को अमित की खातिर बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिए। आप बेशक मेरी सास से पूछ ले, लेकिन फिर भी वह मुझसे कहता है कि उसे मुझसे गिनाती है। मेरी संगत से उसका जी मितलाने लगता है। यह बातें औरत की रूह तक को घायल करके रख देती हैं। लेकिन मैंने यह सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए, वह मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं यह सब कहते हुए रोए जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात की। वह खुद परेशान थी। कह रही थी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सौम्या की जिंदगी खराब हुई है। मेरा बेटा एक तवायफ की मोहब्बत में गिरफ्तार था, उसके साथ नाजायज संबंध बना लिए थे। मैंने उसे अपनी कसम देकर सौम्या से शादी करवा दी, लेकिन उसे उस बाजारी औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी अदाएं नजर नहीं आई तो उसने सौम्या में ऐब निकालना शुरू कर दिए। मेरी सास मेरे पास आई और खुद मुझे अमित से तलाक दिलवाई थी। कहने लगी वह मेरी बेटी के काबिल ही नहीं था, लेकिन मर्द जात से मेरा विश्वास उठ गया था। अभी तलाक हुए 2 ही महीने हुए थे कि आहिल की माँ आहिल का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसलिए किसी दूसरे पर एतबार नहीं कर सकती थी। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, आहिल ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वह लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं आंगन में बैठी थी जब एक बॉल आंगन में जाकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा लिया। दरवाज़ा खोलकर अपना बाल वाला हाथ बाहर निकाला था। मुझे लगा बाल लेने के लिए दरवाज़ा बजाया गया है, लेकिन किसी ने बाल के बजे मेरा हाथ पकड़ा था। बाल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने आहिल खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने पकड़ रखा था। वह शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला था। मैंने कहा आहिल मेरा हाथ छोड़ो।
वो कहने लगा, इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा, यह मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। वो दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया, कहने लगा, बुराई क्या है मुझ में? इनकार की वजह बताओ सौम्या। मैंने कहा, मुझे शादी ही नहीं करनी। वो पूछने लगा, क्यों? बहुत मोहब्बत है उस कमीने इंसान से तुम्हें, जो उसकी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। वो मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं है, मुझे किसी से भी मोहब्बत समझे, मर्दों से ही नफरत हो गई है। अपनी जिंदगी में किसी मर्द को शामिल करना ही नहीं चाहती। वो कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम यह झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें अमित से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते, अपने बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती, जो यह चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन तुम्हें सिर्फ अमित प्यारा है, उसी के गम में अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो। मैंने कहा, मुझे नहीं है, अमित से मोहब्बत क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? तो कहने लगा, ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो मुझे। मैं इसी रविवार को तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अमित से नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ये कहकर वह चला गया था। मैं रोने लगी थी। मैंने वाकई अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से घुलने लगे थे। मैंने उसकी बात पर फिर कोई एतराज नहीं किया था। चुपचाप मैंने आहिल से शादी कर ली थी। लेकिन जब वह कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था कि कहीं वह भी मेरी उन्हें शब्दों से इंसल्ट ना करे जैसे अमित ने की थी। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा, मैं रोने लगी थी। वह कहने लगा, सौम्या, हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमियों को तुम पर जताऊंगा जिसमें तुम्हारा कोई बस ही नहीं है? मैं हैरान थी कि उसे यह सब कैसे पता। वह हर बार की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता था। वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था, और वह भी जो तुमने लेडी डॉक्टर को बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका था कि ऐसे नीच घटिया इंसान से सौम्या को तलाक दिलवा दें। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वह सब जो हो चुका है। बस यही याद रखो कि तुमसे आहिल बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी अमित से हुई थी, मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई, वरना कभी तुम्हारी शादी वहां होने ही नहीं देता। बात करते करते आहिल मेरी ज्वेलरी उतार चुका था, और जब उसने मुझे अपनी बाहों में भर तो मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सुकून से मैं आहिल के सीने से लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद असल मोहब्बत यही थी जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।